हेलो एंड वेलकम बैक अवर यूट्यूब चैनल पॉलिटिकल साइंस दिस इज मास्टर टी। आज हम लोग करेंगे एग्ज़ाम का एनालिसिस। 6 जनवरी का जो हमारा एग्ज़ाम था उसका पार्ट वाइज चल रहे हैं। कुछ क्वेश्चन पर डे मतलब कुछ वीडियो में आएंगे जिससे आपको आसानी हो समझने में, और उसके साथ उन्होंने कंटेंट को भी जो उसका एक्सप्लेनेशन हो सकता है उसको भी ऐड किया है जिससे आपको लाभ हो सके, और क्वेश्चन की वैरायटीज़ आपको मिल जाएंगी तो आप अपने नोट्स में भी ऐड कर सकते हैं इसको। क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको नोटिफिकेशंस, क्विजेज, नोट्स प्रोवाइड कराता है जिस पे आपको कोई चार्ज वगैरह नहीं लगता है, और अपने दोस्तों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन जो हमारे इस 6 जनवरी के एग्ज़ाम में आया था शिफ्ट 2 में, तो हम लोग सीक्वेंस वाइज चल रहे हैं। आप अपने अलग अलग हो सकते हैं पर अपना आंसर भी मिला सकते हैं, और अगर आप नोट्स में ऐड करना चाहें तो भी आप कर सकते हैं। क्वेश्चन पहला था अरेंज द फॉलोइंग कंट्रीज़। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है एक बार देखा जाए तो यूएन से रिलेटेड है, और सीधे दुकाल से भी आप समझ सकते हो क्योंकि धीरे धीरे स्टार्टिंग हो गई थी। तो ये पूछ रहा है आपसे कि कंट्रीज़ क्रोनोलॉजिकल अकॉर्डिंग लगाना है, उनकी सदस्यता की जब उनको मिली है कि बनने के अनुसार कालानुक्रम में लगाना है, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में पहले बाद उसके बाद मतलब लास्ट तक। देखिए ये क्वेश्चन आपको वेबसाइट पे भी एन के मिल जाएगा, एंड दैट आप थोड़ा डीपली रिसर्च भी कर सकते हैं। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है वो है आंसर 3। आंसर 3 इसका है DABEC। अब देखिए थोड़ा इसमें दिमाग भी आप लगा सकते हैं, जैसे भारत पहले बना था उसके बाद पाकिस्तान आएगा तो DA कॉमन हो सकता था, उसके बाद B यानी कि म्यांमार बना, एंड फोर्थ इज इसराइल एंड श्रीलंका। इसकी क्रोनोलॉजी मैंने ऐड कर दी है। इसमें ये बताया जा रहा है कि जो आपका इंडिया था वो 1945 में बनता है। फाउंडिंग मेंबर था 24 अक्टूबर 1945 को। 26 देशों के साथ में आपको पता होना चाहिए, 26 देशों ने जिसने साइन किया था उनमें ये रहा भारत। पाकिस्तान 1947 बना क्योंकि जब वो आज़ाद हुआ उसके बाद वो जुड़ा होगा, 30 सितंबर 1947 को वो हुआ, ठीक है, इंडिपेंडेंस का। म्यांमार 1948 में हुआ जिसे फॉर्मली बर्मा कहते थे, 19 अप्रैल 1948 को ज्वाइन हुआ। ईरान 47 में पाकिस्तान, म्यांमार 48 में। इसराइल आता है 1949 को, एडमिटेड करता है 11 मई 1949 को। एंड 1955 श्रीलंका जिसे सिलोन हम लोग कहते थे, सीलोन, वो यूएन मेंबर बनता है 14 दिसंबर 1955 को। तो क्रोनोलॉजी आपकी 1945 यानी भारत, ए पाकिस्तान यानी कि आपका 1947, बी 1948 में आपका म्यांमार आएगा, म्यांमार के बाद इसराइल, इसराइल के बाद में आपका श्रीलंका आएगा। तो आप क्रोनोलॉजीज की याद रख सकते हैं, ठीक है। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और इसमें आप क्या करिए कि अपने नोट्स में आप इसको ऐड करते जाइए, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था संयुक्त राष्ट्र द्वारा निम्नलिखित जो पहले हुई हैं, यानी कि इनिशिएटिव लिया गया, एस्टेब्लिशमेंट हुआ है। देखिए यूनाइटेड नेशन से ही क्वेश्चन चल रहा है कि स्थापना को कालक्रम में लगाना कि पहले कौन बाद में कौन हुआ है। तो इसका संयुक्त राष्ट्र रोल बैक मलेरिया, मानव जीनोम यानी कि जिसे हम डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन जेनोम एंड ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड था, वैश्विक पोलियो उन्मूलन पहल, या कोस्टा रिका में शांति विश्वविद्यालय की स्थापना, या वनों पर संयुक्त राष्ट्र मंच की स्थापना। तो ये थोड़ा डीपली क्वेश्चन थे जिनसे आप कह सकते हो कि अधिकतर आपको टेक्स्ट बुक में या फिर वेबसाइट पे ही आपको मिल सकते हैं ओरिजिनली। तो इसका जो आंसर है वो 3। ये भी कह सकते हैं कि ये सीधे दुकाल के ही अंतर्गत चले हुए ये कुछ इनिशिएटिव हैं। इससे पहला हुआ यूनिवर्सिटी ऑफ पीस कोस्टा रिका जो 1980 में बनती है, उससे रिलेटेड है। 1980 में आती है, यूनिवर्सिटी ऑफ पीस बनती है, ठीक है। इस्टेब्लिश की जाती है 1980 में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा। ध्यान रखना 1980 में किसके द्वारा की गई, UNGA के द्वारा, ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पीस बनाई गई जिससे कोस्टा रिका, ठीक है। ग्लोबल पोलियो रिडक्शन यानी कि जो ग्लोबल पोलियो को ख़त्म करने के लिए 1988 में लाया गया, और इसमें कौन थे, WHO थे, यूनिसेफ था, रोटरी इंटरनेशनल थे, और CDC थे। 1988 में लॉन्च किया गया। डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन जेनोम एंड ह्यूमन राइट 1997, यूनेस्को 1997 में। द डिक्लेरेशन फोकस ऑन एथिकल एंड ह्यूमन राइट पे ज़्यादा फोकस किया, ठीक, ह्यूमन जेनोम पे। आता है UN रोल बैक मलेरिया इनिशिएटिव आई 1998 में, जो करता है WHO, यूनिसेफ, UNDP एंड द वर्ल्ड बैंक। अब मैंने इसलिए इसमें ऐड कर दिया है कि जितनी संस्थाएं हैं इससे रिलेटेड जिसने वर्क किया है वो भी अपने नोट्स में आप ऐड कर लीजिए। और UN फोरम ऑफ फॉरेस्ट के लिए बना 2000 में। द यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट UNEF जो बना वाज एस्टैब्लिश इन 2000 में टू प्रमोट सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट को करने के लिए स्टार्टिंग की गई। सबसे पहले यूनिवर्सिटी ऑफ पीस 1980, ग्लोबल पोलियो रिडक्शन इनिशिएटिव लिया गया 1988, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑन ह्यूमन जेनोम एंड ह्यूमन राइट्स के लिए 1997, UN रोल बैक मलेरिया के लिए चलाया गया 1998, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ UN फोरम ऑन फॉरेस्ट 2000,
एंड इसकी क्रॉनोलॉजी है DCBAE 1980, 1988, 1997 एंड 1998 एंड 2000, ठीक है। तो अभी क्रॉनोलॉजी याद कर लीजिए, ठीक है। बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु रोड द आर्टिकल या बुक सिविल डिसोबीडियंस? बेल हुक, जेम्स टिली, हर्बर्ट मार्क्यूजे या हेनरी डेविड थोरो? अधिकतर लोगों ने इसका सही आंसर दिया होगा, हेनरी डेविड थोरो है इसका आंसर। और आपको ये कमेंट सेक्शन में अगर आपको पता है कि गांधी जी ने इस किताब के विषय में क्या और कैसे इसको उपयोग किया, तो आप कमेंट सेक्शन में इसके बारे में जरूर डिटेल से बताएं। आगे क्वेश्चन इस तरीके से बन सकता है। तो इसका आंसर सिविल डिसोबीडियंस का हेनरी डेविड थोरो, मैंने इसकी बुक लगा दी इसीलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉर्जी मेलोनी इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इटली, जो इस समय इटली के प्रधानमंत्री हैं, किस राजनीतिक दल से संबंधित है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव, डेमोक्रेटिक, ब्रदर्स ऑफ इटली या रिपब्लिकन पार्टी? तो ब्रदर्स ऑफ इटली है इसका आंसर। एक्सप्लेनेशन मैंने थोड़ी ऐड की है कि ब्रदर्स ऑफ इटली थी वो इटली में राष्ट्रीय रूढ़िवादी पार्टी। आपको ये ध्यान रखना है कि क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में। एक राष्ट्रीय रूढ़िवादी और दक्षिणपंथी है। जो रूढ़िवाद होता है वो राइट विंग से ही सपोर्ट करेगा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। जो वर्तमान देश की सत्तारूढ़ पार्टी 2022 में ये आया था आम चुनाव, सबसे बड़ी पार्टी बनी, और 2020 के दशक में इटली में 2 प्रमुख राजनीतिक दलों में से एक ग्रुप में समेकित की गई, ठीक है। तो जो इटली का जो चुनाव हुआ 2022 में सबसे बड़ी पार्टी होगी उभरी है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल आप और भी इंटरनेट से ले सकते हैं, बुक्स में आपको मिल जाएगी, जो कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में आपको इसमें ढूंढ मिल जाएगी। अब आया आपका फैक्चुअल पार्टी से कहते हैं पॉलिटिकल थ्योरी का क्वेश्चन है। लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में आपसे पूछ रहा है कि भाग नहीं है। तो बेस्ड ऑन अ वन पार्टी सिस्टम, बेस्ड ऑन अ फॉर्मल लीगल रूल्स, गारंटी फॉर सिविल लिबर्टीज एंड इंडिविजुअल राइट्स, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस, स्टेट मोनोपोली ऑन मास मीडिया। तो अगर आप इसको थोड़ा सा करते तो देखिए, पहला तो ये औपचारिक नियम होगा, ठीक है। देखिए ये जो होंगे वो मैंने रेड से कर दिए, ये होगा नागरिक संहिताओं व्यक्ति बिल्कुल होगा, नियंत्रण संतुलन होगा, ठीक है। और ब्लैक से मैं ये दे रहा हूँ एक पार्टी पर आधारित, और ये आपके नहीं होंगे, तो आंसर होगा 2 ए और ए। यानी कि बेस्ड ऑन वन पार्टी सिस्टम नहीं होता है और ना ही स्टेट मोनोपोली होती है मास मीडिया, ठीक है, ध्यान रखना आपको है। और पॉलिटिकल थ्योरी आपने अच्छे से किया होगा तो आपको लिबरलिज्म का टॉपिक बहुत ही अच्छे से आ जाएगा। और लिबरल डेमोक्रेसी है, ठीक है, डेमोक्रेसी का लिबरल पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू टेकन फ्रॉम? संविधान की समवर्ती सूची कहाँ से ली गई है? कह सकते हैं ये काफ़ी हद तक पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, कई एग्जामों में पूछा गया है। इसका आंसर इज 4। कॉन्करेंट लिस्ट द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ऑस्ट्रेलिया। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से अपनाया गया। तो आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन दोबारा रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके साथ आप क्या करिए कि हमारी इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिए, जिससे उनको भी लाभ हो सके। पार्ट वाइज चल रहे हैं इसलिए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चन होने से वीडियो फिर लंबा हो जाएगा, तो हर व्यक्ति इतना नहीं टाइम दे पा रहा है, पर ये है कि छोटी छोटी वीडियो में वो टाइम दे सकता है। और क्वेश्चन को आप फॉलो करते जाइए। अगर मैंने इस क्वेश्चन आपको दिखाया तो वीडियो पॉज करके आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। क्वेश्चन है, क्रोनोलॉजिकल असेंडिंग बताना टू द ईयर ऑफ फॉर्मेशन। ये भी क्वेश्चन रिपीटली हो रहा है लगातार कि बताना कि आपको आंसर कैसे चलना है। तो इसमें आप एक कर सकते थे कि तेलंगाना, मणिपुर, सिक्किम, झारखंड, अरुणाचल प्रदेश थे। तो आपको ये पता है कि तेलंगाना अभी लास्ट में बना जाएगा, ठीक है। और उसके जस्ट पहले तेलंगाना 2000 में बना, नहीं सॉरी झारखंड। तो इससे आप निकाल सकते थे कि आंसर इसका 3 है। मैंने इसलिए लिस्ट ऐड की, तो मणिपुर था जो आपका 1972 में बन गया था, सिक्किम 1975 जिसके लिए संविधान संशोधन हुआ, और बहुत फेमस हैं 2 संविधान संशोधन हुए, एक अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना, झारखंड 2000 में, और तेलंगाना 2014 में बना। आंध्रा को आप देखिए, ये लिस्ट मैंने लगा दी, आपको जो नोट करना उसमें आप नोट कर सकते हैं। और ये जो लिस्ट है आपकी हर एग्ज़ाम में, मतलब आप AP का एग्ज़ाम ले लीजिए, आप PGT, TGT और अभी होने वाले एग्ज़ाम MPPCS में AP का, तो आपको ये क्वेश्चन एक ना एक मिलेगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन से क्रोनोलॉजिकल बेस क्वेश्चन ज़्यादा बन सकते हैं। तो आपको इसको याद कर लेना, ठीक है। हम लोग पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अपने आंसर भी मिलाते जाना का कितने सही हुए हैं। ये क्वेश्चन आया था कि टेररिस्ट अटैक हुए थे और उनको क्रोनोलॉजिकल में लगाना था। तो कुछ लोगों को तो पता है कि भारतीय संसद हमला कब हुआ था, या मॉस्को थिएटर, इतना हम लोग नहीं इतना कर पाते हैं कि कैसे कैसे हुए होंगे। तो इसकी आप लिस्ट अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। तो इसका आंसर 1 है ECBAT। तो सबसे पहले हुआ था एयर इंडिया उड़ान हुआ था, 182 था, बम विस्फोट हुआ था 23 जून 1985 को। वही खालिस्तान टेररिस्ट जो थे उन्होंने, मतलब आतंकवादी थे, उन्होंने इस पर हमला किया था, ठीक है। उसके बाद दूसरा था टोक्यो सबवे सारिन हमला हुआ था 1995 में। ये 20 मार्च 1995 को हुआ, और कल्ट द्वारा किया गया, सिनियारको कल्ट। भारतीय संसद हमला सभी को पता 2001 में हुआ, 13 दिसंबर 2001 में। और लश्कर ए तैयबा जैश ए मोहम्मद
इसमें शामिल थे, ठीक है। लश्कर तैयबा ये भी पूछा सकता है कि 2001 हमले में कौन कौन शामिल था। मॉस्को थिएटर बंधक संकट हुआ था, ये 2000 में हुआ। मॉस्को थिएटर बंधक संकट 2000 में, ये चला 23 से 26 अक्टूबर 2002 तक। और आपका होस्टेज बना लिया गया था। और कैंप स्पेस हत्याकांड 2014 में होता है। मास्कर हुआ था अपन जून 2014 में। और ISIS ने किल कर दिए थे 100 ऑफ इराकी एयरफोर्स के कैडेट को मार दिया था। तो सबसे पहले आएगा 1985, 1995, फिर 2001, 2002, 2014, यानी ECBAT। अपना आंसर आप मिला सकते हैं अपनी आंसर की से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नमामि गंगे एक प्रोजेक्ट था अपने भारत में आया, उसके पूछ रहा है इनकरेक्ट कौन कौन सा। आपको ये भी ध्यान रखना था, इसमें इनकरेक्ट का बहुत ज़्यादा क्रेज रहा है क्वेश्चनों में। यह गंगा नदी के कायाकल्प के लिए एकीकृत संरक्षण मिशन है। ये कार्यक्रम 2006 में शुरू हुआ। इस कार्यक्रम का बजट परिवहन यानी कि इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए आउटले दिया गया वो 1000 करोड़ था। इसमें सीवरेज ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान थे। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी के प्रावधान है। तो इसका आंसर जो है वो रॉन्ग बताए गए थे। तो इसमें सबसे पहला था ये नहीं हुआ, इसका 2014 में आया था, ठीक है। और इसमें करीबन 20,000 करोड़ रुपए खर्च हुए थे, ठीक है। आपको ध्यान रखना है। तो इसमें B और C इसका आंसर गलत है। तो पहला था कि ये 2 करेक्ट था कि एकीकृत संरक्षण मिशन था, बिल्कुल करेक्ट था ये आंसर। 2014 में लॉन्च किया गया, ये आपको ध्यान रखना था। 20,000 करोड़ था, ये आपको ध्यान रखना है। ट्रीटमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रावधान किए गए, बिल्कुल सही। इसमें औद्योगिक अपशिष्ट निगरानी के लिए प्रावधान किए गए, ये भी बिल्कुल सही बात है। तो आप ऐसे समझ सकते हैं कि क्वेश्चन है ईजी है, बट अगर आपको डेटें और फैक्ट नहीं याद हैं बीच बीच के, तो आपके क्वेश्चन गलत भी हो सकते हैं। लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। कुछ घटनाएं हैं, इसका हिंदी इंग्लिश में मैंने वर्जन इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हिंदी में भी पढ़ना, इंग्लिश में भी पढ़ना। चीन में एक बॉक्सर क्रांति हुई थी, उसके बारे में पूछा जा रहा है। मैक्सिको क्रांति कब हुई, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण कब हुआ, जर्मनी का राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण कब हुआ, इसके बारे में आपसे क्वेश्चन था और इसकी क्रोनोलॉजिकल बेस में था, मैच द फॉलोइंग में था। तो इसका आंसर था आपका दूसरा। कैसे देखते हैं, जो जापान का मंचूरिया पर आक्रमण हुआ था 1931 में, ठीक है। उसके बाद में आपका जो बॉक्सर क्रांति हुई थी 1901 में हुई थी। और मैक्सिको क्रांति हुई थी कि 1910, 1920 में हुई थी। और जर्मनी का राइनलैंड पे जो पुनः नियंत्रण किया गया था वो 1936 में किया गया था। मेरी आवाज़ थोड़ी आपको स्पीड में लग सकती है, तो मैं सोच रहा हूँ आप बताना अगर वीडियो में आवाज़ अगली बार स्लो करनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताना। इसका आंसर मैंने इसलिए स्लाइड में पूरा ऐड कर दिया है। चीन में जो बॉक्सर क्रांति हुई थी वो 1901 से हुई थी। बॉक्सर नामक जो विद्रोही गुट था, विदेशी प्रभाव के खिलाफ विद्रोह किया था, ठीक है। एक का फोर्थ हो गया। मैक्सिको क्रांति थी, मैक्सिकन रेवोल्यूशन 1910 से 1920 के बीच में हुआ। ये तानाशाही पोर्फियो डियाज के खिलाफ थी। जापान का मंचूरिया पर आक्रमण 1931 में। मंचूरिया चीन के क्षेत्र पर आक्रमण कर दिया था जापान ने, जापानी शासन के अधीन भी कर लिया था। उसमें चीन इतना ज़्यादा पावरफुल नहीं था जितना जापान ने अपना कर रखा था। और जर्मनी को राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण यानी 1936 में। वर्साई की जो संधि हुई थी उसके खिलाफ जो वर्ल्ड वॉर जब खत्म हुआ तो वर्साई की संधि की गई, तो राइनलैंड पर फिर से कब्जा किया गया, तो इससे उसने उल्लंघन कर दिया वर्साई की संधि का। तो चीन में बॉक्सर क्रांति 1901, मैक्सिको क्रांति 1910, 1920, जापान का मंचूरिया पर आक्रमण 1931 और जर्मनी का राइनलैंड पर पुनः नियंत्रण 1936। तो लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी इजी क्वेश्चन था, सब लोगों ने लगभग कर लिया होगा। बहुलवाद, उपयोगितावाद, विचारधाराएं थे, उनको आपको लगाना था कि प्रतिपादक उसके कौन कौन से हो सकते हैं। तो आप देखिए, एकात्मक मानववाद से आप लगा सकते थे कि आपका दीनदयाल उपाध्याय हो जाता, ठीक है। और आपका बहुलवाद आप लगा सकते थे जेम्स मेडिसन पे। प्रत्यक्षवाद आप जानते हैं ऑगस्ट कॉम्टे के फादर कहे जाते हैं। उपयोगितावाद के जेरेमी बेंथम है, ठीक है। तो मैंने जेम्स मेडिसन को भी लगा दिया। और मैंने थोड़ा डिटेल भी दी है, आप पढ़ सकते हैं। अमेरिकी संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली में हमारे जेम्स मेडिसन जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उपयोगितावाद में जेरेमी बेंथम रहे हैं, ठीक है। और दीनदयाल उपाध्याय में इंटीग्रल ह्यूमनिज्म की बात करते हैं हमारे भारतीय राजनीति दर्शन में। ऑगस्ट कॉम्टे को इसका जनक माना जाता है प्रत्यक्षवाद का, ठीक है। तो इसमें जितनी मैंने सारी चीज़ें ऐड कर रखी हैं को आप नोट्स में जरूर ऐड करें, और नए हैं तो आप बिल्कुल ज़रूर ऐड करें, ठीक है। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं आपको होगी इससे रिलेटेड। अब ये क्वेश्चन था कि उनके जो कार्य थे, यानी जो इंडियन थिंकर हैं उनके कार्यों से उनको मिलाना था कि ये सही है या नहीं है। पहला था कौटिल्य धर्मशास्त्र के बारे में पूछ रहा था। अरविंदो का आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल नेशनलिज्म, वीर सावरकर का एन ईको फ्रॉम अंडमान्स, स्वामी विवेकानंद राजयोग की प्रस्तावना, या रविन्द्रनाथ टैगोर ताराना हिंद। सही पूछे गए थे तो आपका आंसर होगा BCD। क्यों? क्योंकि कौटिल्य धर्मशास्त्र ने अर्थशास्त्र लिखी है और ताराना हिंद आपका मोहम्मद इकबाल का है। देखिए मैंने ऐड भी कर दिया, कौटिल्य जो आपके हैं वो चाणक्य ने अर्थशास्त्र लिखा था, ना कि धर्मशास्त्र। अरविंदो ने आध्यात्मिक राष्ट्र के बारे में बताया, बिल्कुल सही है।
और वीर सावरकर अंडमान की प्रतिध्वनि यानी कि निको फ्रॉम अंडमान लिखी थी प्रसिद्ध रचना, जो अंडमान जेल में कैद के अनुभवों और क्रांतिकारी विचारों को दर्शाती है। उसके बाद में स्वामी विवेकानंद राजयोग की प्रस्तावना, राजयोग पर एक प्रसिद्ध पुस्तक लिखी थी, उनकी प्रस्तावना भी उन्होंने लिखी थी, ठीक है। और रविन्द्रनाथ टैगोर ने नहीं लिखा तारानायक, ये अल्लामा इकबाल द्वारा लिखित हुई है, ठीक है। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आर इन द फॉलोइंग वर्ल्ड हाईएस्ट मिलिट्री स्पेंडिंग नेशन इन असेंडिंग ऑर्डर। अब ये क्वेश्चन थोड़ा करंट से भी आप समझ सकते हैं। 2023 में आरोही क्रम में लगाना था, छोटे से बढ़ते थे। सबसे ज़्यादा किसने किया वो एंड में आएगा, सबसे कम किसने किया वो आपका लास्ट में आएगा। जिसका आंसर ए बी ई टी सी। कैसे 2023 में मैंने इसलिए डेटा लगा दिया, आप नोट करना चाहें, नहीं तो ये करंट का मुद्दा रहता है, इसमें बदलता भी रहेगा। इसमें है आपका संयुक्त राज्य अमेरिका 916 बिलियन खर्च किए, चीन ने 296, रूस ने 109, यूक्रेन ने 64 × 8 बिलियन किए और दक्षिण कोरिया ने 50 मतलब कि 15.32 बिलियन ही मतलब खर्च किए अपने सैन्य खर्च में। तो दक्षिण कोरिया ए, यूक्रेन यानी कम, फिर यूक्रेन से ज़्यादा, फिर रूस उससे ज़्यादा, चीन एंड संयुक्त राज्य अमेरिका। तो इसको भी आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं। विनायक दामोदर सावरकर, अच्छा ये सत्य कथनों की बात कर रहा है तो डायरेक्टली पढ़ना है कि आर्मी द रिवोल्यूशन ऑफ 1857 वाज इंडियाज फर्स्ट फ्रीडम स्ट्रगल। विनोद सावरकर का कहना है कि 58-57 की क्रांति भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम थी। जयप्रकाश नारायण ने संपूर्ण क्रांति या पूर्ण क्रांति विचार की वकालत की थी। भीमराव रामजी अम्बेडकर सामाजिक न्याय के अगुआ थे। बाल गंगाधर तिलक नरमदलीय नेता थे। रविन्द्रनाथ टैगोर के अनुसार अति राष्ट्रवाद का विचार सच्ची स्वतंत्रता के साथ आहरणीय यानी कि इनकम्पैटिबल विद ट्रू इंडिपेंडेंस। तो आप ये समझ सकते हैं तो डी तो होगा नहीं। पहली बात तो नरमदलीय नहीं था, जैसे हम लोग कहते हैं गरम दल, ठीक। ये भी क्वेश्चन आप अगर पीवाई को देखेंगे तो एक गरम दल और नरम दल से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो डी को जब हम रिमूव करेंगे तो ये आपके सारे क्वेश्चन के आंसर निकल आएंगे, ए बी सी। विनायक दामोदर सावरकर ने तर्क दिया कि 1857 की क्रांति भारत संग्राम थी, बिल्कुल सही। संपूर्ण क्रांति का विचार दिया, सामाजिक न्याय का अगुआ थे, इसमें हमने गरम दल थे, ठीक है। और अति राष्ट्रवाद विचार अवरणीय नहीं है, मतलब उनका अति राष्ट्रवाद का विचार जो है वो गलत है, पाश्चात्य वाला, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है इस बात को लेकर। अगला क्वेश्चन है रिगार्डिंग द इक्वलिज्म। ये भी कुछ क्वेश्चन मार्च 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ तो उसमें एक ऐसा क्वेश्चन आया था, उसको आप देखना तो आप बताएंगे कि पारसितिवाद से रिलेटेड क्वेश्चन था कि नहीं। पारसित शब्द सबसे पहले अर्नेस्ट हैकेल द्वारा गढ़ा गया, बिल्कुल करेक्ट है। यह जीवित और उनके पर्यावरण के भी संबंधों का अध्ययन करता, बिल्कुल सही। यह बाजार केंद्रित है, नहीं। यह मानता मनुष्य प्राकृतिक स्वामी, नहीं। और राचेल कार्बनिक पर्यावरण संरक्षणवादी हैं। तो ए बी ई यानी पहला आपका आंसर सही होगा इसमें, ठीक है। तो इसमें आपको थोड़ा बेसिक फैक्ट होना चाहिए। अगर आप ये चाहते हैं कि इनके बेस में थोड़ा वीडियो बना दी जाए इस चैनल पे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना, तो आपको इस अप्रोच पे यानी इक्वलिज्म पे भी आपको वीडियो मिल सकती है। हम लोग इसमें देखते हैं कि अर्नेस्ट हैकेल ने क्या किया, सबसे पहले किया, ठीक है। और संबंध का अध्ययन करते हैं, बिल्कुल सही। बाजार केंद्रित नहीं है, ये भी रॉन्ग हो गया। और मनुष्य की प्रकृति के स्वामी नहीं है, पर्यावरण संरक्षणवादी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में 2014 के लोकसभा चुनाव में कितनी सीटें जीती। देखिए क्वेश्चन बनाने वाले ने कितना ट्रिकी क्वेश्चन इसलिए बनाया क्योंकि उसको कम सीटें आ रही हैं आईएनसी को। तो अभी का आप बता लोगे क्योंकि लग रहा था सबको आ जाएगी। आप 2019 का भी बता सकते, 2014 को इसलिए पूछा। आंसर इज़ 444। मैंने 3 डेटा दिए हैं इसमें आप देख सकते हैं। 2014 को जनरल इलेक्शन था, उसमें 54 सीटें 44 आई थी कांग्रेस को, ठीक है। और जैसे ही कह सकते हैं 2019 का इलेक्शन हुआ उसमें आई 52। और जब आपकी इस बार का रिजल्ट है वो रहा 2024 का रिजल्ट ये रहा, ठीक है। बीजेपी को 240 और समाजवादी पार्टी को 37, ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस को 29, डीएमके को 22, टीडीपी को 16 और 543 टोटल सीटों का चुनाव हुआ था। तो आप नोट्स में इसको ऐड कर लीजिएगा। बीजेपी को ध्यान रखिए, बीजेपी 282, 303 और 240 का। अभी का क्वेश्चन आया था कि ये भी यूएनओ से रिलेटेड है क्वेश्चन, शीत युद्ध काल से भी स्पेशल आप समझ सकते हैं कि डम्बर्टन ऑक्स सम्मेलन हुआ, यूएन पीस कीपिंग मिशन और इस्टेब्लिशमेंट ऑफ यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम और यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम के बारे में मतलब बताना था कि आपको किस किस ईयर में हुआ था। तो अगर आप डम्बर्टन करेंगे तो ऑक्स कॉन्फ्रेंस हुआ था, वो यूनाइटेड नेशन की जो बनने का क्रम था उसका एक प्रोसेस में आया था ये सम्मेलन, ठीक है। सुएज नहर वाला संकट बहुत ही फेमस है, पीका सेकंड आपका हो जाएगा 1956। और आपका जो डॉक्स वाला था वो 1944 में हुआ था। यानी कि जब मैंने बताया कि बनने की प्रक्रिया में रहा है
चार्टर जब हमारा यूएनओ का जब बन रहा था, यूएनओ पे साइन हो रहे थे, उससे पहले ये हुआ। और उसके साथ में आपका यूएन डेवलपमेंट प्रोग्राम 1965 का, और यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम जो रहा वो 1972 का रहा। आंसर इज़ 4। मैंने ऐड कर दिया है डम्बरटन ऑक्स कॉन्फ्रेंस 1944, लेइंग द फाउंडेशन ऑफ द यूनाइटेड नेशन। सुएज कैनाल का इस्टेब्लिशमेंट यूएन पीस कीपिंग फोर्स वहाँ लगाई गई थी कॉन्फ्लिक्ट के लिए। 1965 में तो आपको पता ही डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए बनाया गया, और आपका 1972 इन्वायरमेंट के लिए बनाया गया, ठीक है, स्टॉकहोम कन्वेंशन जिसे हम लोग कहते हैं, ठीक है। तो अपने जोड़ू नोट्स में आप इसको ऐड कर सकते हैं। एक क्वेश्चन है, किसने सुझाव दिया कि बुर्जुआ मान्यताओं और मूल्यों को प्रतिद्वंदी सर्वहारा आधिपत्य और सहमति के निर्माण की स्थापना द्वारा उखाड़ फेरना आवश्यक है, यानी प्रोलिटेरियन हेजीमनी इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कंसेंट। अगर इतने से आपने कीवर्ड पकड़ लिया होगा तो कीवर्ड है आपका एंटोनियो ग्राम्सी। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन को हल करना चाहते हैं कीवर्ड के माध्यम से, तो हमारी प्लेलिस्ट बनी हुई है, नेट अभी चल रही है कि सीरीज़ में 5 हो चुके हैं उसकी, तो आप ये जरूर देखेंगे। उसमें अगर आप क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपके काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आपको उससे रिलेटेड मिलेंगे। तो उस वीडियो को जरूर आप देखना, जाके चैनल पे प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी इससे रिलेटेड। मैंने उसमें सारे MCQ PYQ कराए हैं। एंटोनियो ग्राम्सी के हम लोग जानते हैं कल्चर हेजीमनी के बारे में, जो बताते हैं कि किसी तरीके से एक मार्क्स की उन्होंने थोड़ी बताने वाली प्रक्रिया को थोड़ा चेंज किया। उन्होंने बताया कि सारी चीज़ें आर्थिक ही नहीं है, कुछ सामाजिक शैक्षिक भी होंगी, और जो हमारे कह सकते हैं कंसेंट बनाते हैं, तभी आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं। बुर्जुआ वर्ग जो है ना, अपने विचारों और मूल्यों के माध्यम से समाज पर सहमति आधारित नियंत्रण कंसेंट बेस्ड कंट्रोल स्थापित करता है, ठीक है। सर्वहारा वर्ग जो प्रोलेटेरिएट को प्रतिद्वंदी यानी काउंटर हेजीमनी और कंस्ट्रक्शन ऑफ कंसेंट के माध्यम से बुर्जुआ मान्यताओं को उखाड़ फेंकना होगा, यानी कि उसके यानी कह सकते हैं कि जो हमारे प्रोलेटेरिएट है, ठीक है, इनके वर्सेस लाना पड़ेगा हमको काउंटर हेजीमनी, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमको जब इसे पूरा स्टेट है ना, तो प्रोलेटेरिएट ने बना रखी है अपनी, तो हम लोगों को अपने लोगों को भी लाना पड़ेगा, जिससे क्या होगा कि हम लोग भी उस चीज़ को कर सकते हैं। इसका कॉन्सेप्ट है बार ऑफ मूवमेंट और बार ऑफ पोजीशन, उनको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपको इसके रिजल्ट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय विशेषताओं के बारे में शब्द पूछे गए हैं। पहला है भारतीय राज्यों का संघ है, संविधान देश का सर्वोच्च कानून, तो हम लोग देखते चलते हैं सही हैं दोनों। विधायी शक्तियाँ केंद्र और राज्यों के बीच वितरित है, बिल्कुल सही है। अवशेष शक्तियाँ राज्यों में नहीं, संघ में है ये। तो सभी राज्यों का राज्यसभा में बराबर प्रतिनिधित्व, ये भी नहीं है, विषम है यहाँ पे, ठीक है। तो ABC यानी कि दूसरा आपका आंसर सही होगा, ठीक है। संघ है, सर्वोच्च कानून है, ध्यान रखना। विधायी शक्तियाँ हो गई, यहाँ राज्य हो जाएगा और यहाँ पे विषम हो जाएगा बराबर की जगह पे, यहाँ पे हो जाएगा संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई ट्रू फैक्ट अबाउट रीजन ऑर्गेनाइजेशन। ये क्वेश्चन मुझे लगा कि हाँ ठीक है, अगर आपने थोड़ी सी भी प्रैक्टिस की होगी इससे रिलेटेड, अगर आपने पढ़ा होगा, अगर आपने होता क्या ये फैक्ट होते हैं, इनको लिख लिख के बार बार आप याद कर सकते हैं, क्योंकि ऐसे तो एकदम नहीं आएंगे। तो इसमें एक सबसे बड़ी गलती थी कि यहाँ पे ये दिया था सार की स्थापना वाला, ये नहीं था सही। बात बाकी आपकी ABCD सार और सही थे, ठीक है, आप नोट भी कर सकते हैं। पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन की स्थापना 2005 में हुई, संघाई की 2001 में हुई, 2002 में साइन हुई और 2003 में बना। नॉर्डिक परिषद की स्थापना 1952 में हुई, आसियान क्षेत्रीय मंच की स्थापना 1994 में हुई, और सार की स्थापना 1985 में हुई, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन आज एंड हो गए हैं। आपको नेक्स्ट वीडियो में पार्ट में आपको आगे के सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। तब तक हमारे चैनल के साथ बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर करके रखें, जिससे नोटिफिकेशन आपको वीडियो को मिलता रहे टाइम टू टाइम। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, आपका प्यारा सा कि आप बताएं कैसा वीडियो लगा, और लोगों तक अपनी बात को इस पर वीडियो के जरिए आप बताने की कोशिश करें कि इस चैनल पे आपके लिए बहुत हेल्पफुल कंटेंट आपको मिलता है। और हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ आप ज्वाइन हो सकते हैं, पॉलिटिकल साइंस स्मार्ट स्टडी, और आपको डिस्क्रिप्शन में भी आपको